We are back with Hindu Marriage Act. This time I'm going to talk about something which is normally coming in a lot of judicial examinations. My today's lecture pertains to the theories of divorce. We must go with the background. जितने भी हमारे पर्सनल लॉज हैं, divorce was never an important aspect. Whether we go to Hindu law or Christian law or Parsi law, since marriages were sacramental, that is the reason why divorce, being secular in nature, was not an integral part of the ancient laws. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. God bless you. Now, as time progressed, the marriage laws, especially after codification, became much more secular. And naturally, since the marriage laws became so secular, naturally marriage was taken more as a contract. सिर्फ अगर हम बोलें कि डाइवोर्स किसी ऐसे पर्सनल लॉ में इंटीग्रल था, तो वो सिर्फ मुस्लिम लॉ था, जिसके अंदर तलाक एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज formed an integral part of the ancient Muslim law also. बट अगर हम हिंदू लॉ की बात करें, जो हमारा आज का टॉपिक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू. वी फाइंड कि डाइवोर्स जो है वो हिंदू लॉ में तो अनथिंकेबल था, बिकॉज मैरिज वॉज वन ऑफ द 7 संस्कार्स, और उन संस्कारों में एक था मैरिज. तो उसके अंदर डिसोल्यूशन वॉज नॉट पॉसिबल. मैरिज वॉज सेक्रामेंटल. इनफैक्ट इस जन्म में नहीं, वो तो 7 जन्म तक डिसॉल्वेबल नहीं था. बट as society progressed and we find more and more people becoming naturally more and more secular, and especially with our constitution coming in, where we have right to life, right to equality, and all the cherished fundamental rights, now the role of divorce became very important. अगर हम देखें कि डाइवोर्स पहली बार कोडिफाइड लॉ में कहां आता है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में आता है. एंड वेरी सून जब अगली बार हमारा अगले ही साल हिंदू मैरिज एक्ट आता है 1955 का, देन divorce found its place there also. So I hope you are clear with the first thing कि divorce एक नई चीज है. It was something new, and that is why in the earlier society even Hindu marriage act ने divorce allow किया. But divorce was a taboo. अरे वो divorce ही है, ऐसे बात करते थे. Good evening everybody. Now, अब divorce तो आ गया, but now the main question comes कि divorce का theories क्या है, उसकी background क्या है. So let's go through some of the important theories जो divorce के साथ जुड़ी हुई हैं. जैसा कि मैंने कहा, this question comes many times in exams. अगर हम earliest theory पे जाएं, तो earliest there was what we call the guilt theory or what we call the error theory. उसमें क्या होता था कि एक पार्टी एक ऐसा काम किया है जिसके लिए वो गिल्टी है, एंड एज अ पनिशमेंट divorce can be taken as a punishment. इसीलिए this aspect becomes very important. English law में एक they took it further. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर दोनों पार्टीज गलती पे हैं, तो दोनों गिल्टी हैं, तो फिर डाइवोर्स, दोनों का गिल्ट आपस में कैंसल. अब what we call the theory of reclamation. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, दैट इंग्लिश लॉ टुक इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन कि अगर दोनों पार्टीज गिल्टी हैं, तो फिर डाइवोर्स नहीं है. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग.
सॉरी, आई एम नॉट एबल टू एड्रेस यू ऑल बाय नेम बिकॉज टाइम बहुत कम है मेरे पास. आई होप you all will excuse me for that. Now, you know, अगर हम देखें तो इंग्लिश लॉ ने मोस्टली गिल्ट थ्योरी को छोड़ दिया, बट इट फाइंड इट्स प्लेस इन हिंदू मैरिज एक्ट. कैसे? अडल्ट्री, क्रुअल्टी, डिजर्शन, all these are what? All these are based on guilt theory. तो कुछ एलिमेंट्स हमारे सेक्शन 13 जो हमारा डाइवोर्स का हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें कुछ एलिमेंट्स आज भी गिल्ट पे बेस्ड है. आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन द फर्स्ट पॉइंट. इसी तरह से अपना आपने आंसर्स लिखने हैं. आई होप मैंने ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा कि गिल्ट थ्योरी फाइंड इट्स प्लेस इन हिंदू मैरिज एक्ट. तो हमारे 3 गिल्ट्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अडल्ट्री, क्रूअल्टी एंड डिजर्शन. ये तीनों ग्राउंड्स हमारे गिल्ट पे बेस्ड है. उसके बाद एक जो नेक्स्ट स्टेप आया उसमें ये हुआ कि ये तो चलो गिल्ट था, पर व्हाट अबाउट अ पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. तो अब ये क्वेश्चन आया कि जो पागल है या जो इंपोर्टेंट है उसकी क्या गलती है, उसकी तो क्या गिल्ट है. इसीलिए अब एक नया एस्पेक्ट आया जिसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन थ्योरी. जो अपनी गलती नहीं है पर मैरिज तो फ्रस्ट्रेट हो गई ना, तो इसीलिए एक और थ्योरी आई, व्हाट वी कॉल द फॉल्ट थ्योरी, और बेटर स्टिल द फ्रस्ट्रेशन थ्योरी. जब अब ये दो थ्योरीज आ गई, ये कहीं ना कोई बेसिक पे इन्वॉल्व थी. इफ यू नोटिस द ग्राउंड्स इन सेक्शन 13, तो वो या तो फ्रस्ट्रेशन थ्योरी पे बेस्ड है या फिर जो हम कहते हैं गिल्ट थ्योरी पे बेस्ड है. एज टाइम प्रोग्रेस्ड तो रियलाइज हुआ, सोसाइटी चेंज हो गई. विमेन पढ़ लिख गई. पहले क्या था, विमेन 4 दीवारी में रहती थी, सो डाइवोर्स बहुत मुश्किल होता था, अनथिंकेबल था. बट नाउ सोशियोलॉजिकल चेंजेस केम एंड नाउ विमेन स्टार्टेड अर्निंग, दे ऑल्सो बिकेम पावरफुल. तो उन्होंने कहा हम क्यों सहें. एज अ रिजल्ट, because of the sociological changes in the society, sociology always has a great change on the society and especially on law. तो नेचुरली ये सोशियोलॉजिकल चेंजेस का इफेक्ट लॉ पे तो आना ही था. अब जरूरत ये पड़ गई कि अगर बाई चांस हमारा कोई भी ना फॉल्ट है, ना कोई फ्रस्ट्रेशन है, ना हमारा कोई गिल्ट है, तो फिर हमें तो एक दूसरे को सहना पड़ेगा. एंड बहुत ब्यूटीफुल लाइंस कही थी एक बार माय फेवरेट एंड वेरी वेरी रिस्पेक्टेड जस्टिस कृष्णा अय्यर ने. उन्होंने कहा था, व्हेन देयर इज व्हाइल देयर इज नो रोज व्हिच हैज नो थॉर्न्स, बट इफ व्हाट यू होल्ड इज ऑल थॉर्न्स एंड नो रोज, बेटर थ्रो इट अवे. ये कृष्णा अय्यर सर इज फेमस फॉर हिज ब्यूटीफुल लाइंस. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया और बहुत जल्दी ये चीज एक्सेप्ट होनी शुरू हो गई कि अगर दोनों में बनती ही नहीं है, अगर मैरिज में कोई चांस ही नहीं बचा है, तो पहला काम ये करते हैं कि क्यों ना हम अलाउ कर दें कि दोनों लोग म्यूचुअली आके अपने डाइवोर्स की पिटीशन डाल दें. और इसीलिए प्लीज रिमेंबर 1976 में 13B ऐड हुआ जो म्यूचुअल कंसेंट पे बेस्ड था. तो म्यूचुअल कंसेंट वाज बेसिकली अ प्रोग्रेस इन द थ्योरी ऑफ डाइवोर्स. इट वाज मोर टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल अ कंसेंट थ्योरी. ब्यूटीफुली पुलकित, एब्सोल्युटली राइट. तो वो जो कंसेंट थ्योरी हमारी आई, उसके अंदर ये हो गया कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ये सोचते हैं कि बिल्कुल ही जी हमारा नहीं आपस में बन रही, तो पिटीशन डालो. 1 साल पहले अलग रहो, पिटीशन डालो, और फिर आपको 6 महीने और वेट करना पड़ेगा और तब आप अपना दोबारा मूव कर सकते.
जब ये कंसेंट के बेस पे अब लॉ ने रिकॉग्नाइज किया और 13B इंट्रोड्यूस कर दिया इन आवर हिंदू मैरिज एक्ट। एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। द ओनली लॉ जो इंसेप्शन से म्यूचुअल डाइवोर्स को रियलाइज और एक्सेप्ट करता था, वो अगेन इस्लामिक लॉ था। इस्लामिक लॉ में एक तरीका होता है अलग होने का, जिसको हम कहते हैं मुबारात। तो मुबारात में हस्बैंड वाइफ दोनों अगर नहीं रहना चाहे तो देन दे कैन गो फॉर अ म्यूचुअल डाइवोर्स। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओके, सो देन अब ये हुआ कि क्योंकि हमने अब म्यूचुअल डाइवोर्स अलाउ कर दिया, अब बहुत अच्छा हो गया कि चलो हमारा कोई ग्राउंड नहीं है सेक्शन 13 का, अब हमें एक दूसरे को सारी उम्र सहना नहीं है। एज अ रिजल्ट नाउ comes the mutual divorce aspect introduced as section 13B in 1976। एक चीज मुझे और बतानी है, यू नो, जो हमारा पहला म्यूचुअल डाइवोर्स का जो एंगल था वो में था, सी स्पेशल मैरिज एक्ट इज अ सेकुलर लॉ, इसीलिए म्यूचुअल डाइवोर्स का पॉइंट सबसे पहले हमें मिलता है स्पेशल मैरिज एक्ट में। और अगर हम एंशिएंट लॉज की बात करें तो हमें म्यूचुअल डाइवोर्स का एंगल मिलता है इस्लामिक लॉ में। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। अब म्यूचुअल डाइवोर्स आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया 1976 में। अब एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम यह आया कि एक स्पाउस मना करता है या मना करती है कि जी मैं नहीं देता, सफर करो। तो फिर वहीं की वहीं बात, ये एक और प्रॉब्लम आ गया कि सपोज म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए दोनों दोनों पार्टीज, नेचुरली दोनों को इकट्ठा जाना होता है। एक पार्टी कहती है तंग करने के लिए कि मैं नहीं देता या मैं नहीं देती, कर लो जो करना है, लड़ो। तो एज अ रिजल्ट अगेन बिल्कुल मैरिज टूटी हुई है, हस्बैंड किसी और वुमन के साथ रह भी रहा है बट डाइवोर्स नहीं दे रहा क्योंकि म्यूचुअल नहीं साइन करने को तैयार हो, और मैरिज उनकी टूटी हुई है। इसका मतलब है एक और ग्राउंड चाहिए, और वो ग्राउंड है कि अगर मैरिज इरिट्रीवेबली ब्रेकडाउन हो गई है तो फिर व्हाई नॉट कॉल इट ऑफ, क्यों ना उसको खत्म कर दिया जाए। ये जो थ्योरी थी इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी कि अगर कोर्ट को लगे कि इनकी शादी टूट चुकी है और बिल्कुल डेड, एक एक राख है, उसमें कोई शोले नहीं है, एक भी शोले नहीं है, वो बिल्कुल मरी हुई एक स्केलेटन है, एक कारकास है, तो फिर कोर्ट उसको खत्म कर दे, चाहे कोई भी ग्राउंड सेक्शन 13 का नहीं है, कोई भी ग्राउंड सेक्शन 13 का नहीं है, और म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए एक स्पाउस आने को तैयार नहीं है, तो कोर्ट ओनली ऑन दिस ग्राउंड ऑन एविडेंसेस कि इनकी मैरिज इररिपेरेबली टूट चुकी है, मैरिज को खत्म करने की डिक्री दे सकता है, डाइवोर्स डिक्री दे सकता है। अब दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और बहुत अच्छा है। प्रोग्रेसिव स्टेट्स में इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड बहुत दिनों से रखा हो। मैं थोड़ी सी आपको एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताता हूं। ये हिस्ट्री ट्रेस की हमारे लॉ कमीशन ने, हमारी लॉ कमीशन की 71st रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज शुड बी मेड अ ग्राउंड। उन्होंने एज अर्ली एज 1920 न्यूजीलैंड का लॉ कोट किया। न्यूजीलैंड में एक न्यूजीलैंड डाइवोर्स एंड मैट्रिमोनियल कॉजेज अमेंडमेंट एक्ट आया था 1920 में, 1920, और उन्होंने ये कहा था कि अगर हस्बैंड वाइफ का 3 साल अगर वो अलग रह रहे हैं तो क्लियर है कि उनका इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो गया है
उनको डाइवोर्स दे दिया जाए। और इसका जो पहला हमारे पास जजमेंट आता है न्यूजीलैंड का, वो है लॉडर वर्सेस लॉडर, LODDER वर्सेस लॉडर, 1921 में, जहां पे पहला डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन मिल जाता है, दिया जाता है। लॉ कमीशन ने अपनी 71st रिपोर्ट में इन सारी चीजों को कोट करते हुए कहा कि अगर एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बिल्कुल टूट चुका है और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है स्पाउसेस की कि वो दोबारा आपस में रहना शुरू करें, आई वुड लाइक टू जस्ट कोट द रेलेवेंट लाइंस that if marriage has broken down beyond all possibilities of repair, then it should be brought to an end without looking into the causes of breakdown and without fixing any responsibility on either party. Such marriage should be dissolved even if one of the parties does not desire it. The empty shell is to be destroyed with maximum fairness and minimum bitterness. These are beautiful lines given by the Law Commission 71st report. और यही फॉर्म करती हैं हमारा, जो मैं कहता हूं, द बेसिस ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। अब क्या हुआ, दो बार हमारे पार्लियामेंट ने इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, ट्वाइस। पहला बिल आया 1981 में, एंड इन दैट बिल एक जो लेजिस्लेचर्स ने कहा कि ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, कोई भी हस्बैंड फटाफट अपनी वाइफ को छोड़ देगा, नहीं, दिस इज नॉट गुड। तो वो रिजेक्ट हो गया, वो पास नहीं हुआ। उसके बाद 2010 में मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल आया 2010, जिसके अंदर इट वाज रिकमेंडेड टू इंसर्ट सेक्शंस 13C, 13D, 13E आफ्टर सेक्शन 13B, जिसके अंदर 13C का हेडिंग था डाइवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। और जो लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था एग्जैक्टली वही बिल था। But then, in all its wisdom, the legislature thought that probably this is not the time is not ripe for irretrievable breakdown of marriage to be made as a ground. Now, this was the legislature's viewpoint. But the Honorable Supreme Court has taken other view. The Honorable Supreme Court has held, in fact, there are many landmark judgments on this, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा दैट वी मस्ट हैव इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एज अ ग्राउंड। ये मामला आया, एक फेमस केस आया, नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और मैं कोट करना चाहूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, वी हैव बीन प्रिंसिपली इंप्रेस्ड बाय द कंसिडरेशन that once the marriage has broken down beyond repair, it would be unrealistic for the law not to take notice of that fact, and it would be harmful to society and injurious to the interests of the parties. Where there has been a long period of continuous separation, it may fairly be surmised that the matrimonial bond is beyond repair. The marriage becomes a fiction, though supported by a legal tie. By refusing to sever that tie, the law in such cases does not serve the sanctity of marriage. On the contrary, it shows scant regard for the feelings and emotions of the parties. ये एक बहुत लैंडमार्क लाइंस बन गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, कि एक मैरिज जो मर चुकी है, जो डेड कारकास है, उसको कंटिन्यू करें तो दिस वुड अमाउंट टू इनजस्टिस।
अब क्वेश्चन ये उठा कि सुप्रीम कोर्ट, अब ग्राउंड तो है नहीं, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ग्राउंड तो है नहीं, तो अब जब सेक्शन 13 में कोई ग्राउंड नहीं है, सेक्शन 13B में म्यूचुअल डाइवोर्स में दोनों पार्टीज को आना है, तो एक पार्टी के कहने पर क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कर सकती है? एंड नाउ द सुप्रीम कोर्ट यूज्ड इट्स ब्रह्मास्त्र, आर्टिकल 142. In the interest of justice, Supreme Court can do anything. So then they said, we are going to use our powers under Article 142, और जहां हमें लगे कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो गया है, वहां हम अपनी पावर यूज करके उसको डाइवोर्स करा देंगे। मैं जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बताना चाहूंगा। आई होप अभी तक सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप nobody has any confusion still now. Okay, now कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओके, पहला एक अगेन बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था अशोक हुर्रा का। नो मेघना, फैमिली कोर्ट डज नॉट हैव द पावर। प्लीज रिमेंबर, आर्टिकल 142 की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है और किसी के पास नहीं है, ये खास ख्याल रखना। Okay, you know, the family courts can't use their any inherent powers to bring in law which does not exist. We must be clear on this. ये जो लॉ आया अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा बिपिन जावेरी 1997, इसमें क्या हुआ कि पहले तो दोनों हस्बैंड वाइफ गए, उन्होंने कहा जी हमें म्यूचुअल डाइवोर्स चाहिए। सडनली द वाइफ डिड नॉट गो बैक, और 18 महीने के बाद उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली कि जी मुझे नहीं डाइवोर्स देना। इतने में हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी, इन एंटिसिपेशन के डाइवोर्स तो हो ही रहा है, म्यूचुअल तो हमने डाल ही दिया। तो जो पहला मोशन था वो तो दोनों ने कर दिया, दूसरा मोशन जो 6 महीने के बाद करना था, वाइफ ने मना कर दिया। हस्बैंड ने कहा नहीं हाँ कर देगी, उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद बच्चा भी हो गया। अब मामला गया हाई कोर्ट के पास, गुजरात हाई कोर्ट के पास। एक सिंगल जज बेंच ने कह दिया ठीक है चलो डाइवोर्स ग्रांटेड। जब वो डीबी में गया तो डिविजनल बेंच ने क्या, व्हाट नॉनसेंस, कहां से पावर आई आपने, नहीं नो डाइवोर्स। तो मामला गया वापस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेट्स टेक द टोटलिटी ऑफ थिंग्स। पहला पॉइंट ये है कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बिल्कुल चांस ही नहीं है कि वो वापस हो जाए, अब तो उसने शादी भी कर ली, और इसीलिए हम अपनी 142 की पावर देके डाइवोर्स ग्रांट करते हैं। इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म भी हुआ, नो डाउट, कि ऐसे तो कोई भी आदमी शादी भी कर ले, एक तरह से बिगेमी हो गई, और उसको हम ओके कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये यहां तक कहा कि हम इसको अप्रूव नहीं करते हैं, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि ये सही किया, ये गलत है, बट looking at the totality of circumstances, we believe that it is in the interest of justice कि हमें इसको अब डाइवोर्स करा देना चाहिए। ऐसे ही there is another case, I would like to discuss another case. There is a case of रमेश चंद्र वर्सेस सावित्री 1995 सुप्रीम कोर्ट, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा that if a marriage is dead physically and emotionally, तो नाम के लिए मैरिज चलाना would only prolong the misery of the parties, और उन्होंने 142 की पावर यूज की। इसी तरह ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम ये कहें कि हर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 142 की पावर यूज कर ली, ये भी गलत होगा। आई वुड लाइक टू कोट अनदर जजमेंट जो ऑपोजिट है। एक केस आया था विष्णुदत्त शर्मा वर्सेस मंजू शर्मा, ये मामला है 2009 सुप्रीम कोर्ट का। यहां पे
25 दिन के बाद ही उन्होंने डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, वी आर नॉट कन्विंस्ड, ये इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन नहीं है, हम नहीं देंगे। तो ये याद रखना प्लीज कि मेयरली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में 142 इन्वोक करके डाइवोर्स दे दिया इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का, बट दिस शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड कि सुप्रीम कोर्ट हर केस में इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन में आप जाओ तो वो दे देगा। बहुत सारे केसेस हैं, कम से कम 5-7 तो मुझे ही पता है, जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नो, दिस इज नॉट अ फिट केस फॉर 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 अ डिवोर्स। एक बार एक बहुत ब्यूटीफुल लाइंस कहीं राजस्थान हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने, टू लिव विद अ मैन और अ वुमन यू हेट इज स्लेवरी, बट टू बी कंपेल्ड टू सबमिट टू हिज और हर एम्ब्रेसेस इज अ मिसफॉर्चून टू ग्रेट इवन फॉर स्लेवरी। यहां तक कह दिया गया कि उस व्यक्ति के साथ रहना, आपका हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो, जिसके साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती, जिसको आप हेट कर रहे हो, वो तो एक तरह से स्लेवरी हो गई। और उसको उसका एम्ब्रेस सहना तो स्लेवरी से भी ऊपर एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। सो बेसिकली आई वुड लाइक टू से द लेजिस्लेचर till now has not agreed on making irretrievable breakdown of marriage as a ground for divorce. But at the same time, अगर हम judicial viewpoints देखें तो judicial viewpoints have been more in favor of irretrievable breakdown of marriage. Now that we are clear on one aspect, अब बहुत सारे judgments हैं, कम मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारे पास in our Hindu Marriage Act, are there any implied breakdown of marriages? कि कोई implied है? चलिए देखते हैं सेक्शन 13। नाउ सेक्शन 13 में 3 ऐसी जगह हैं, 3 प्लेसेस, जहां पे इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो है वो implied है। ऐसे कौन सा है? पहला सेक्शन 13(1)(a), सबसेक्शन 1A। This was inserted in 1964। इसमें याद रखना कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स दिए गए हैं। अगर कोई डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ले लेता है और 1 साल सेपरेशन की डिक्री पाने के बाद भी दे डोंट स्टार्ट लिविंग टुगेदर, सपोज ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उन्होंने जुडिशियल सेपरेशन ले लिया, 1 साल बीत गया, अभी भी उन्होंने इकट्ठा रहना शुरू नहीं किया, देन आइदर ऑफ द पार्टीज कैन अप्लाई फॉर अ डिवोर्स। यानी कि हम इंप्लाई कर रहे हैं कि जो सेपरेशन होने के 1 साल तक आप इकट्ठे नहीं हुए तो अब इकट्ठे नहीं होंगे। सिमिलरली जो सेकंड क्लॉज है, दैट देयर हैज बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फॉर 1 ईयर। यानी कि अगर मैंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री ले ली और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि चलो जी दोनों इकट्ठे रहो, रेस्टिट्यूशन हो, और फिर भी दोनों नहीं आते और 1 साल बीत गया, तो डिस्पाइट द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, डिस्पाइट द डिक्री ऑफ द कोर्ट कि यू मस्ट लिव टुगेदर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इवन देन आप नहीं आते, 1 साल नहीं आते, अब दोनों में से कोई भी जाके ये डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकता है कि जी हमारे पास 1 साल हो गया, पहले रेस्टिट्यूशन की डिक्री है, हम नहीं रहे। क्लियर हो गया? ये दोनों जो हैं, ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डाल सकते हैं, जो भी डालना चाहे डाल सकता है। पर एक तीसरा है जो सिर्फ वाइफ डाल सकती है, और वो है सबसेक्शन 2, सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 का 3rd क्लॉज। उसके अंदर क्या है कि अगर किसी वाइफ को मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया गया हो, या तो हामा में, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, और या कोई 125 सीआरपीसी, और मेंटेनेंस ग्रांट के बाद भी
1 साल तक वो इकट्ठे नहीं रहना शुरू करते। तो जहां वाइफ ने मेंटेनेंस ले लिया हिंदू एडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट में और या 125 सीआरपीसी में, और फिर भी 1 साल के बाद भी वो इकट्ठे नहीं रह रहे, तो अब वाइफ डाल सकती है द पिटिशन फॉर डिवोर्स। इन तीनों में आप नोट करो, 1 साल का पीरियड दिया गया, डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन मिल गई, उसके 1 साल बाद इकट्ठे रहना शुरू नहीं किया। हमारा रेस्टिट्यूशन की डिक्री मिल गई, 1 साल हो गया, नहीं रहना इकट्ठा किया। वाइफ ने मेंटेनेंस क्लेम किया और उसको मिल गया, और फिर भी 1 साल तक हस्बैंड वाइफ ने इकट्ठा रहना शुरू नहीं किया। ऑल दीज आर इम्प्लाइड इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का इम्प्लाइड वर्जन है। इज एवरीबडी क्लियर नाउ ऑन ऑल दीज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का? सो नाउ what should be the conclusion? Conclusion is, in the modern day world, marriage is more of a contract. No marriage can subsist without the consent and happiness of both the parties. If marriage has broken down irretrievably, it is in the interest of the family, the parties, as well as society that it must be put to an end. So, in our humble opinion, irretrievable breakdown of marriage should be now allowed to become a ground in section 13. And as proposed by the Marriage Amendment Bill 2010, sections 13C, D, E, etc. should be now added to introduce these grounds of this special ground of marriage. So I hope today I've been able to make clear to all of you that there what are the theories of divorce. So whenever you get a question on irretrievable breakdown of marriage, मैंने आपको बहुत डिस्कशन डिटेल में किया है, उसका शुरुआत हमेशा प्लीज करना फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ रहा है, many times this question is coming in exams. So start with the society, that the society since the society has changed in a huge way, and right to equality is now evident all over, and marriage has become more of a contract, more based on the free consent of the parties. That is why, in the present context of society and with this very revolutionized and quickly changing society, it is a need of the hour that the consent theory should be given more and more importance. No doubt the guilt, the fault, the frustration theories do find their place. They will remain. But then it leads to very long, messy, and very, I will say, heartbreaking and insulting, where there is a lot of mudslinging, long court processes. To cut short this, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दोज मडस्लिंगिंग इन सेक्शन 13 के जो ग्राउंड्स होते हैं? इट हैज इम्पैक्ट ऑन द ऑक्सिलरी जो हम बेनिफिट्स मांगते हैं, फॉर एग्जांपल कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन या मेंटेनेंस, all of them suffer very badly. Why not part happily? Why part with maybe very viciously? Why? So why not part in an amicable way, so that even the children will suffer much lesser? Nito, there are long drawn battles in the court for 10 years. That is why divorce is sometimes used as a weapon by both the spouses, कि मैं नहीं देता या मैं नहीं देती, कर ले. So it should no longer be a weapon. Law should always be for the help, to help the society and the parties. In this context, in our humble opinion, we believe that
irretrievable breakdown of marriage should be made a ground, and legislature must give a proper thinking on this and pass the law as quickly as possible. We've run out of time. Thank you all. I hope I've been able to give you all the points on irretrievable breakdown as well as all the other theories of divorce. So thank you, everybody. Please make your notes. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you. Okay. Thank you, beta. Thank you all. And please, I expect this question. Expect this question in Punjab आ रहा है और यूपी आ रहा है. So ये question आपके आ सकता है. ध्यान रखना, please. Okay, then. Thank you. Thank you, beta. Thank you, everybody. God bless you all.